नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार मुकामा क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई अप टू डेट बिहार सरकार द्वारा की गई है उसे लेकर के आया हूं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ये बहाली आई है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार का। ये पोस्ट का नाम है अवर निरीक्षक मद्य निषेध। ये सब इंस्पेक्टर की बहाली है और ये ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये 27/3/2025 तक है। और यह जो है विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत ये बहाली निकाली गई है। इसमें कुल पदों की संख्या जो है सो कुल 28 है। कुल मिला करके सभी कैटेगरी को मिला करके कुल रिक्तियों की संख्या 28 है। और ये जो है आवेदन करने की जो शुरुआत तिथि है वो 27/2/2025 है और इसकी अंतिम तिथि 27/3/2025 तक ये फॉर्म फिलअप होगी। तो ये जिनको भी दरोगा की तैयारी करनी है ये एक अच्छा अवसर है। ये मद्य निषेध से संबंधित सब इंस्पेक्टर की बहाली है। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं इसके लिए और क्या क्या है। तो ये आवेदन के लिए जो पात्रताएं हैं वो क्या क्या है, तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसकी योग्यता जो है वो 1/8/2024 तक किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसकी उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों का उम्र दिनांक जो है 1/8/24 को ये मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होगा। इसके लिए उम्र सीमा अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग निर्धारित है। अनारक्षित जो सामान्य कोटि के हैं उनकी न्यूनतम उम्र जो है सो 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। जबकि महिलाओं के लिए यह उम्र सीमा 20 वर्ष से लेकर के अधिकतम 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष बताई जा रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है सो उम्र सीमा निर्धारित की गई है। इसमें जो फिजिकल होगा इसका शारीरिक मापदंड क्या रखा गया है, इसमें आपका हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा और वज़न भी मापा जाएगा। और इसके लिए कोई अंक नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर पूरी नहीं करेंगे तो आपको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसका हाइट जो सामान्य वर्ग के हैं या पिछड़े वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। जबकि ईबीसी के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पुरुष के लिए ये जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई है, कम से कम होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर ये भी निर्धारित है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आती हों, उनके लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई रखी गई है। चेस्ट की जो माप होती है वह सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए यह नहीं होता है। ये सामान्य पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, इन सभी के लिए बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 86 होना चाहिए। अर्थात आपने जितना सीना फुलाया, अगर जो आपका माप हो रहा है उसमें 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी 85 भी फर्स्ट बार में पुरा देते हैं तो अगले बार
90 होना चाहिए, ठीक है। 5 का गैपिंग होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ स्पष्ट लिखा है। फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। उसके बाद ये जो मापदंड रखा गया है ये पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग और सामान्य के लिए है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए जो है सो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद महिलाओं के लिए जो है सो इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है, महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, उसके लिए ये मापदंड नहीं होता है। वजन जो है सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवार के लिए कम से कम 48 किलो होना आवश्यक है, ठीक है। कम से कम 48 किलो का वजन होना आवश्यक है। अगर 48 किलो से आपका वजन कम है तो इसमें आप योग्य नहीं हुए। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए दिया गया है। इसकी जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, इसमें एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है और ये लिखित परीक्षा के माध्यम से ही होगी। और इसमें प्रथम चरण जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 200 अंक के होंगे, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। इसमें आपको सफल होना है, क्वालिफाई करना है। फिर इसका ये पीटी हो गया, फिर मीन्स मुख्य परीक्षा के आधार पर ये दूसरी जो चरण की परीक्षा होगी ये मुख्य परीक्षा कहलाएगी। जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाएंगे वे कैंडिडेट दूसरी परीक्षा मतलब मेंस में मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र हिंदी का होगा, वह भी 200 अंक का होगा, 2-2 नंबर का 100 क्वेश्चंस होंगे और उसमें भी सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। उसे मेघा अंक में नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उसे हिंदी में जो नंबर मिलेंगे उसमें मेरिट लिस्ट में उस नंबर को ऐड नहीं किया जाएगा। और सेकेंड पेपर जो होगा मेंस में, उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, इन सभी से संबंधित होंगे और इनमें भी कुल 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर के 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, इसमें भी। और इसकी भी अवधि 2 घंटे की होगी। और इसमें एक और निर्धारित किया गया है मापदंड, दोनों चरणों की जो परीक्षा होगी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.02 अंक काटे जाएंगे, अर्थात 5 गलत पर 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। और ये भी लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर ये जो है मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। ये जो है शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण होना उनको आवश्यक होगा। तीसरे चरण में उनका शारीरिक योग्यता है, ठीक है, जिसके लिए दौड़ है। तो दौड़ सभी कोटि के पुरुष के लिए, चाहे वो SC हों, ST हों, EWS हों, UR हों, किसी भी कैटेगरी से हों, ठीक है। 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको सफल होना है, पास करना है। अगर नहीं सफल होते हैं, इससे ज़्यादा समय लेते हैं, तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट का समय सीमा दिया गया है। और इससे अगर ज़्यादा जो महिलाएं समय लेती हैं, ठीक है, उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। दौड़ के बाद ऊंची कूद है, ठीक है, हाई जंप, ये सभी पुरुषों के लिए न्यूनतम कम से कम 4 फीट आपको फांदना है। अगर 4 फीट से कम है तो आप असफल हो जाइएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट आपको जंप करना है। लंबी कूद, लॉन्ग जंप जो है सभी पुरुषों के लिए कम से कम 12 फीट आपको फांदना है। 12 फीट से कम अगर लॉन्ग जंप करते हैं तो आप असफल हो जाइएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट ये जो है लंबी कूद, लॉन्ग जंप निर्धारित रखा गया है। और अगर आप 9 फीट से कम लॉन्ग जंप करते हैं तो आप असफल घोषित करेंगे, अर्थात पुरुष के लिए 12 फीट और महिला के लिए 9 फीट कम से कम आपको जो है सो लॉन्ग जंप करना है। फिर है गोला फेंक। तो गोला फेंक में सभी पुरुषों के लिए जो है सो 16 पाउंड का जो गोला है वो आपको 16 फीट फेंकना है।
उससे कम फेंकिएगा तो आप असफल हो जाइएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट कम से कम फेंकना है। ये सभी फिजिकल के लिए मापदंड रखी गई हैं। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि दौड़ के लिए, ठीक है ना, दौड़ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सो एक चांस मिलेगा, जबकि ऊंची कूद, लंबी कूद या गोला में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये जो है दौड़ के लिए आप जो दौड़ कर लीजिएगा, एक बार चांस मिलेगा दौड़ने के लिए, जबकि ऊंची कूद, लंबी कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक में आपको अधिक से अधिक 3 मौके दिए जाएंगे। इसकी जो मेगा सूची बनेगी, ठीक है ना, इसकी जो मेगा सूची बनेगी वह जो है सो मेगा सूची, इसकी मुख्य परीक्षा जो होती है, मेंस जो होगा, जिसमें हिंदी और एक सामान्य पेपर होगा, उसी की लिखित परीक्षा में जो अंक प्राप्त होंगे उसी के आधार पर मेगा सूची बनाई जाएगी। तो ये सब इसके लिए जानकारी है। और देखिए इसमें कुल 28 पद के लिए, ठीक है ना, ये कुल जो 28 पद की बहाली है, इसमें आपको सारा विवरण यहाँ पे दिया गया है। ये कुल 28 पद जो हैं, इसमें अनारक्षित के लिए यूआर के लिए कुल 12 हैं, जिसमें 4 महिलाओं के लिए रिजर्व है, अर्थात पुरुष के लिए 8 बच जाते हैं। अनुसूचित जाति के लिए कुल 4 हैं, जिसमें 1 महिलाओं का सीट रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें पुरुषों के लिए एक भी सीट नहीं है और ना ही महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति से संबंधित होंगे उनके लिए एक भी पद नहीं है, ठीक है। अगर आप जनरल से भरना चाहते हैं तो जनरल से आपको उतना मेहनत करना होगा और अनारक्षित सीटों को कवर करना होगा, क्योंकि आपके लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। तो जब भी फॉर्म भरिएगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मेहनत उतना करना है कि आपको अपने कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं और ये यूआर वाले सीट में आपको शामिल हो जाना है। पिछड़े वर्ग में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें 1 महिलाओं के लिए निर्धारित है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 सीट है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, अर्थात ईडब्ल्यूएस में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें 1 महिला के लिए फिक्स है, ठीक है। तो ये इस तरह से, उसके बाद आगे भी स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित जो भी हैं उनके लिए एक भी पोस्ट नहीं है। इसमें आरक्षण जो बिहार सरकार देती है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो भी मापदंड है उसके बाद आपको चिकित्सा जांच के लिए बुलाया जाएगा, जो कि वो अंतिम प्रक्रिया है। चिकित्सीय जांच, चरित्र पूर्वक सत्यापन जो भी हो वो सब जांच करवाया जाएगा। अगर आपने पीटी, मेंस, लिखित परीक्षाएं पास कर ली है, फिजिकल पास कर ली है, तो बस मेरिट बनेगा और आप तैयार रहिए मेरिट के लिए। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन साइबर वाले के पास जाके भरवाइए या खुद से भरिए। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें कुल इसका जो चार्ज रखा गया है, फॉर्म भरने का जो चार्ज है वह बिहार के जो मूल निवासी हैं, पिछड़े वर्ग हों, अत्यंत पिछड़े वर्ग हों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हों, ठीक है, आरक्षित वर्ग हों, अर्थात बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ये सभी, इन सभी को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, इन सभी को 700 रुपये पेड करने होंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। जबकि बिहार राज्य के जो निवासी हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति ये जो शामिल हैं, इनके लिए जो है सो ये पुरुष या जो है सो मूल निवासी में जो महिलाएं शामिल हैं उनको 400 रुपये इसमें पेड करना है। आप इसमें नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। रुपए कार्ड, क्रेडिट, यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है, रुपए कार्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, जैसे भी हो पेमेंट मोड। इसके अलावा और भी कोई पेमेंट तो ये छोड़ देना है। तो आपको जैसे भी हो तो समझ लीजिए सीधे 700 रुपया और 400 रुपया इसका फ़ी, फॉर्म फी रखा गया है। तो 700 रुपया है ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, यूआर, इन सभी के पुरुष महिला वर्ग जो भी इसमें शामिल हैं उनको 700 रुपया पेड करना है। और जो एससी एसटी कैटेगरी के मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपया पेमेंट करके फॉर्म फिलअप कर देना है। इतनी इसमें जानकारियाँ थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अगर आपको
अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसमें त्रुटि हो जाती है, हाँ एक और, अगर त्रुटि हो जाती है तो इसमें शायद बाद में इसमें एडिट करने का ऑप्शन दिया जाता है और उसके लिए फिर से पेमेंट करना होता है। ये अभी इस पर से संबंधित कोई नहीं, इसमें ऐसा कुछ हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाती है, देखिए फ़ोटो सिग्नेचर ये भी लिखा गया है, ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में लिखा हुआ है। आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करने के बाद ठीक है, अगर पंजीकरण रद्द करना है तो इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदक लौटाया नहीं जाएगा और नए पंजीयन के साथ पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपने जो पेमेंट कर दिया है वो वापस नहीं होगा, आपको फिर से एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर से आवेदन भरना होगा और फिर से पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर गलती भी हो जाए तो आप दोबारा भर सकते हैं, बस आपको दोबारा फीस लगेगी। इसमें फ़ोटो सिग्नेचर सबके बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। देखिए ये छूट गया था, ये फोटोग्राफ जो आप दीजिएगा उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, 15 से 20 KB के बीच का होना चाहिए। हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में काली और नीली स्याही से होनी चाहिए। ये 15 से 20 KB के बीच का होना चाहिए। इसका भी बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है कि फ़ोटो सिग्नेचर जो भी है उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे गलती भी हो जाए फॉर्म भरने में तो आपको फिर से आवेदन करना है, नया पंजीयन करना है, ठीक है, और फिर से भुगतान करके इस फॉर्म को भर देना है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुकामा क्लासेस को अपने मित्रों से भी शेयर कीजिएगा। इसे एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और ध्यान रखना है, आपको घबराना नहीं है किसी भी हाल में। अगर फॉर्म फिलअप भरने में कोई त्रुटि हो गई है तो आप नए तरीके से जो है इसे आप भर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करवा करके। आपका पेमेंट वापस नहीं होगा। तब तक फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।